तो आज का जो हमारा टॉपिक है अभिलेखों का पढ़ा जाना। ठीक है, अभिलेखों का पढ़ा जाना। तो आइए जानते हैं हम लोग कि इस टॉपिक में हम लोग अभिलेख के बारे में किन किन बातों को जानते हैं, पढ़ते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या अंग्रेजी में अभिलेख शास्त्र को इपिग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिग्राफी। याद रखिएगा कि अभिलेखों के अध्ययन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं और हिंदी में उसे हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं। प्रश्न पर ध्यान दिया कीजिए। तो अगर आपसे पूछे कि अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में अभिलेख शास्त्र, हिंदी में अभिलेख शास्त्र और अंग्रेजी में उसे हम इपिग्राफी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, इसके बाद है 1886 ईस्वी की बात है। भारत के पुरातत्व विभाग की अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हुई थी। भारत सरकार में सर्वप्रथम एपिग्राफिस्ट जर्मन विद्वान हल्ट जैक थे। भारत सरकार में सबसे पहले एपिग्राफिस्ट जो थे उनका नाम जो है, याद रखिएगा, जर्मन के वो विद्वान थे जिनका नाम था हल्ट जैक। क्या नाम थे? हल्ट जैक। बिल्कुल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एपिग्राफिस्ट विद्वान थे जो कि जिनका नाम था हल्ट जैक। और ये हल्ट जैक कहाँ के थे? देखिए, हल्ट जो से जैक है, जो से जर्मन है, यानी कि हल्ट जैक जो थे वो जर्मन के थे। यहाँ तक क्लियर है। तो बताइए कि अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में अभिलेख शास्त्र या इपिग्राफी। इसके बाद है अक्टूबर 1887 ईस्वी में प्रख्यात पत्रिका एपिग्राफिका इंडिका का प्रथम संस्करण हुआ था अक्टूबर 1887 ईस्वी में। कब? अक्टूबर 1887 ईस्वी में प्रख्यात पत्रिका, ये एक पत्रिका है जिसका नाम है एपिग्राफिका इंडिका। फिर से बोलिए, एपिग्राफिका इंडिका। और ये जो है आपको प्रथम संस्करण प्रारंभ हुआ था, मतलब पहली बार इसकी छपाई हुई थी। बात समझ में आ रहा है? कब छपाई हुई थी? तो अक्टूबर के महीने में 1887 ईस्वी में। कब छपाई हुई थी? अक्टूबर के महीने में 1887 ईस्वी में। इसके बाद है प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है कि पुराने से जो पुराने अभिलेख हैं, प्राचीनतम मतलब पुराना से पुराना, मतलब सबसे पुराना जो अभिलेख है वो आपको किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। तो याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो अगर आपसे पूछे कि प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। और जन सामान्य की भाषा प्राकृतिक भाषा कही जाती है। जन सामान्य की भाषा प्राकृत भाषा कही जाती है। जन सामान्य का मतलब होता है लोग, और सामान्य का मतलब सामान्य, जनरली जो लोग बोलता है, सामान्य तौर पर जो लोग बोलता है जिस भाषा को, उसे हम लोग प्राकृत भाषा कहते हैं। अब चलिए, सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में अब हम लोग जानते हैं। और इससे पहले हम लोग जाने कि अभिलेख कब पढ़ा गया, पहली बार अभिलेख कब छपी गई। बात समझ में आ रहा है? और अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग अभिलेख शास्त्र या क्या कहते हैं, इतनी बातों को हम लोग जाने हैं। अब हम लोग जानेंगे सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में। ठीक है ना? किसके बारे में जानेंगे? सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में। देखिए, समस्त भारत में ब्राह्मी अभिलेख है। समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि में शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा में, खरोष्टी लिपि में एवं अफगानिस्तान में आरमाइक एवं यूनानी लिपि में मुद्रित है। एक बार और इस तथ्य को समझिए, समस्त भारत में मतलब पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि में शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, जो कि आपको पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो कि आपको पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है। तो कहता है कि शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा खरोष्टी लिपि में, ये जो शहबाजगढ़ी देख रहे हैं आप और मानसेहरा, बात समझ में आ रहा है ना? इसको जरा समझिए, ये क्या चीज़ है। अब देखिए, यहाँ पर आपको हम पहले बताते हैं कि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा क्या है। देखिए, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा आपको पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों का एक जगह है। और उस जगह में जो अशोक की लिपि प्रचारित हुई
अशोक का अभिलेख जो प्रचारित हुआ, लिपि नहीं अभिलेख, तो यह अभिलेख जो है किस लिपि में लिखी गई है? तो याद रखिएगा खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। जबकि पूरे भारत में अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में। वहीं बात करें हम अफगानिस्तान आपको अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में आपको आरमाइक और यूनानी लिपि में आपको जो है सो अशोक के अभिलेख वर्णित है। अब यहाँ पर इस 3 पॉइंट को हम पुनः एक बार क्लियर करते हैं कि अशोक के अभिलेख जो है आपको संपूर्ण भारत में किस लिपि में वर्णित की गई है? ब्राह्मी लिपि में। और पश्चिमी पाकिस्तान का एक जगह है जिसका नाम है आपको शहबाज गढ़ी और दूसरा है आपको मानसेहरा। तो इन जगहों पर जो अशोक का अभिलेख है वो किस लिपि में लिखी गई है? खरोष्टी लिपि में। इसके बाद है अफगानिस्तान में जो अशोक का अभिलेख है वो किस लिपि में लिखी गई है? तो बिल्कुल सही बात बताया, आरमाइक, आर बोलिएगा, आरमाइक और यूनानी लिपि में लिखी गई है, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं मुद्रित है। मुद्रित मतलब छपी हुई है या लिखी हुई है, बात बराबर है। इसके बाद है ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर, याद रखिएगा ब से ब्राह्मी या ब से बायां, इसलिए बाएं से शुरू कीजिएगा। ब्राह्मी लिपि किधर से शुरू कीजिएगा? बाएं से दाएं। और वहीं खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो यहाँ हम 2 पॉइंट को सीखे कि ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? बाएं से दाएं। और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ये बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना, इस पॉइंट को देखते हैं कि इसमें कौन सा इतिहास छुपा हुआ है। अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करना न केवल मौर्य इतिहास अपितु प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कहते हैं कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करना, मतलब अशोक के अभिलेखों को जो पढ़ने में हम सफलता प्राप्त कर ली। जैसे कि आप सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ाई जा सकी, मतलब कि हम लोग सफलता प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में हम लोग सफलता प्राप्त कर लिए हैं। इसलिए कहा कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करना न केवल मौर्य इतिहास जबकि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1750 ईस्वी में टी फैंथेलर महोदय ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। याद रखिएगा 1750 ईस्वी की बात है। टी फैंथेलर महोदय ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। याद रखिएगा 1750 ईस्वी में। तभी से उसके अभिलेखों के अध्ययन के प्रयास किए जाने लगे। 1830 ईस्वी में भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की कुछ नई महत्वपूर्ण विधियां अस्तित्व में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने प्राचीन शिलालेखों और सिक्कों में प्रयोग की गई ब्राह्मी खरोष्टी को प्रथम बार पढ़ा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में किसने? जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन प्रस्तुत किया। उसने देखा कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी और मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम अंकित है। ठीक है, इस पियदस्सी राजा की पहचान सम्राट अशोक से की गई। तो इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि पियदस्सी जो है या प्रियदर्शी किस राजा का उपाधि है? अशोक महान का। किन का उपाधि है? अशोक महान का। अशोक महान का। पॉइंट समझ रहे हैं ना? तो बताइए कि जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले अशोक का अभिलेख कब पढ़ा था? 1837 यानी कि 1837 ईस्वी में पढ़ा था। उदाहरण के लिए अशोक के 14 शिलालेखों में, कितने शिलालेखों में? 14 शिलालेखों में गिरनार शिलालेख जो है उसमें प्राप्त तृतीय शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि में प्रथम पंक्ति लिखा है, जो कि इस प्रकार से है, देवान पियदसी राजा एवं आह। तो याद रखिएगा कि 14 शिलालेखों में से जो एक गिरनार शिलालेख है, जो कि आपको जूनागढ़ सौराष्ट्र में है। गिरनार शिलालेख कहाँ पर है? जूनागढ़ सौराष्ट्र में। वहीं पर प्राप्त हुआ तृतीय शिलालेख पर जो है आपको ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है
और वो क्या लिखी गई है, तो देवान पियो प्रियदर्शी राजा एवं आह, ये लिखी गई है। ठीक है, अर्थात देवान प्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा। अशोक के अभिलेखों में उसे 3 नामों, एक अशोक के नाम से, एक देवानम प्रिय के नाम से और एक प्रियदर्शी एवं राजा नाम से संबोधित किया गया है। याद रखिएगा कि अशोक को जो है किन किन 3 नामों से पुकारा जाता है, तो एक अशोक, दूसरा देवान प्रिय, प्रियदर्शी और राजा के नाम से भी उनको पुकारा जाता है। मस्की एवं गुर्जरा से प्राप्त लघु शिलालेख, मस्की एक जगह है और गुर्जरा जो है यह भी एक जगह है। मस्की आपको कर्नाटक में पड़ता है, गुर्जरा आपको जो है सो दतिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। से प्राप्त लघु शिलालेखों में उसका नाम अशोक दिया गया है। अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कार्य सिद्ध हुआ। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जाना प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कार्य सिद्ध हुआ, जिसके द्वारा प्राचीन भारत का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास समग्र रूप से प्रकाश में आया। कई शिलालेख, कई अभिलेखों और सिक्कों में तिथि भी खुदी होती थी। सही बात है, कई सिक्कों में और कई अभिलेखों में जो है आपको तिथि, है ना, अभी बताए थे ना कि राजा का जो शासन काल होता था वो उसमें लिखा हुआ रहता था कि कब से कब तक शासन किए हैं। इससे राजनीतिक इतिहास का कालानुक्रम का मतलब समय, मतलब कि कौन से राजा कितने समय तक रहे उसको कहा जाता है आपको कालानुक्रम। ठीक है ना, तो कालानुक्रम निर्धारित करने में अत्यधिक मदद मिलती है। तो अभी तक में हमने जो कुछ भी पढ़ रहा है वो सब अभिलेख के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसको पढ़ने से स्पष्ट होता है कि अभिलेख इतिहास को लिखने में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई है। अब है अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं। सही बात है, कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है, दिल छू गया ये लाइन कि अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं। स्पष्ट हो गया होगा आपको भी कि अभिलेख को पढ़ेंगे तभी हम इतिहास को जानेंगे। सही बात है, तो इतिहास के द्वार को खोलने का काम कौन करता है? अभिलेख करता है। यानी कि इतिहास की चाबी हम किसको कहेंगे? अभिलेख को कहेंगे, क्योंकि द्वार खोलने का काम कौन करता है भाई? अभिलेख करता है। ठीक है, तो आइए, प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में अभिलेखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रायः प्रत्येक काल के अभिलेख एवं साहित्यिक साक्ष्य में हमें प्राप्त हुए हैं। इनके तुलनात्मक अध्ययन ने प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ हम प्रत्येक काल में एक एक अभिलेख की संक्षिप्त जानकारी देकर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभिलेख किस प्रकार के इतिहास के द्वार खोलते हैं। यानी कि नीचे का जो पॉइंट है, अब ये सारा पॉइंट आपको क्लियर करेगा कि आखिर इतिहास का द्वार अभिलेख को क्यों कहा गया है। बात समझ में आ रहा है ना? इसके बाद है अशोक से पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद 5वीं सदी ईसा पूर्व ब्राह्मी लिपि में पिपरहवा, है ना, पिपरहवा स्तूप पर जिला सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से प्रथम बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख मिला। इस अभिलेख से अस्थियों की राख के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा पता चलता है। अब बातों को जरा समझिएगा। अशोक से पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद 5वीं सदी में ब्राह्मी लिपि में, किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई, मतलब जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके बाद की ये बात है। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि में पिपरहवा स्तूप पर, पिपरहवा एक जगह है, उस स्तूप पर जो है जिला सिद्धार्थनगर और उत्तर प्रदेश लिखा हुआ था, और साथ में प्रथम बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख मिला है। इस अभिलेख से अस्थियों की राख के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा का पता चलता है। मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार में मिला है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि अशोक का पहला शिलालेख कहाँ पर मिला है? तो सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले में, बिल्कुल सौराष्ट्र नगर है, और सौराष्ट्र नगर के जूनागढ़ जिला के गिरनार से मिला है।
बात समझ में आ रहा है ना, गिरनार अभिलेख से मिला है। और यह लिपि जो है इसकी ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? तो मौर्य सम्राट के बारे में। किसके बारे में? मौर्य सम्राट के बारे में। बिल्कुल। अब बताएंगे आप लोग कि 5वीं सदी की बात। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का अस्तित्व हुआ था, जो कि बैक की क्लास में पढ़े थे। तो कहता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद 5वीं सदी में ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी पिपराहवा स्तूप। और उस स्तूप पर लिखा था जिला सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से प्रथम बौद्ध अस्थि कलश, वहाँ से जो अभिलेख मिला है, प्रथम बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख मिला है। और इस अभिलेख से क्या स्पष्ट होता है? तो इससे स्पष्ट होता है कि अस्थियों की राख के ऊपर स्तूप बनवाने की परंपरा का पता चलता है। कहने का मतलब कि ये जो स्तूप, जैसे हम लोग हिंदू या मुसलमान के बाद स्तूप बनाते हैं, मरने का स्तूप बना देते हैं ना, छोटा सा मंदिर टाइप पर ये बना देते हैं, उसको दीवार जोड़ देते हैं, या नहीं तो हम लोग 4 दिन के बाद सरझप्पी कर देते हैं उसको, वही स्तूप बन तो वो भी स्तूपे होगा। और या कोई मकान बना देते हैं तो उसको मकबरा कहेंगे हम लोग। अगर स्तूप उसको कहेंगे, खासतौर पर नहीं कहते सरझप्पी हो गया, मिट्टी दे करके झाँप देता है, तो उसको हम लोग स्तूप कहते हैं। तो उसको देख करके हमारे इतिहासकार को यह पता चला कि इसका मतलब है कि यह एक ऐसी परंपरा होती है कि जब मर जाता है तो उसके राख पर स्तूप बना दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि मौर्य सम्राट का पहला शिलालेख कहाँ पर प्राप्त हुआ था? सौराष्ट्र नगर के जूनागढ़ जिले में गिरनार से मिला है। और इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी है। यह 272 से 32 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख का 3य पंक्ति में अशोक ने निर्देश दिया है कि जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। क्या कहा अशोक? जीव बलि के लिए ही नहीं मारा जाएगा। तो किसने कहा कि जीव बलि के लिए जीव बलि के लिए ही नहीं मारा जाएगा? किसने कहा था? तो अशोक ने कहा था। ठीक है, यहाँ तक। चलिए इसके बाद है, चलिए अशोक का 13वां शिलालेख जो कि शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। अशोक का 13वां शिलालेख जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। और इसकी प्रथम पंक्ति में कलिंग विजय का उल्लेख है। याद रखिएगा कि 13वां शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? शाहबाजगढ़ी से। और शाहबाजगढ़ी कहाँ है बताइए? पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में। बिल्कुल, पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में है। और इसकी प्रथम पंक्ति में कलिंग विजय का उल्लेख है। एवं 9वीं पंक्ति में जो है अशोक के विदेशी राजाओं से संबंध की जानकारी जो है सो प्राप्त होती है। याद रखिएगा कि 13वां शिलालेख जो है वह आपको शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। और इसके जो पहला लाइन है, वो जो शिलालेख पत्थर पर लिखा गया है ना, तो उसका जो पहला लाइन है उसमें कलिंग के विजय का वर्णन है। याद रखिएगा कि कलिंग क्षेत्र पर जो विजय प्राप्त किए थे अशोक जी, वो किस शिलालेख में वर्णित किया गया है? 13वां शिलालेख में। और इसके साथ साथ में विदेशी राजाओं से जो उनका रिलेशन था, संबंध था, उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। लेकिन तो ये 13वां शिलालेख आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलिंग विजय का वर्णन है उसमें, जो कि बहुत ही चर्चित विजय है। चलिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश भारत में स्थापित हुआ। यह भी एक अच्छा लाइन है कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तब कौन सा वंश आया भाई? शुंग वंश आया, जिसका स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था जी। तो शुंग वंश के शासक भागभद्र के वेशनगर विदिशा मध्य प्रदेश में है। ये अभिलेख से पता चलता है कि यवन दूत हेलियोडोरस ने तक्षशिला से आकर विदिशा, है ना, विदिशा में गरुण ध्वज की स्थापना किया था। कहाँ पर? विदिशा में गरुण ध्वज की स्थापना किया था। और कहाँ से आकर? तो तक्षशिला से आकर विदिशा में गरुण ध्वज की स्थापना किया। बिल्कुल। यह अभिलेख 2वीं सदी ईसा पूर्व का है। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। बात समझ रहे हैं? ये जो अभिलेख है वह आपको 2वीं सदी ईसा पूर्व का है। और इसकी लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। इससे पता चलता है कि शुंग शासक वैष्णव मत के अनुयायी थे। अब देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट सीखने को मिल गया कि शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग, वह वैष्णव संप्रदाय के राजा थे, वैष्णव मत के अनुयायी थे। यानी कि शुंग वंश के जो थे वह आपको वैष्णव संप्रदाय के जो है
अनुयायी थे। चलिए अब जानते हैं हम लोग हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में, जो कि आपको खारवेल शासक के द्वारा लिखा गया है कि नहीं। तो खारवेल एक जगह है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल का यह अभिलेख पूरी उड़ीसा में है। कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में, पूरी उड़ीसा में है यह। के हाथी गुम्फा से मिला है। इसकी लिपि जो है वह ब्राह्मी है, यानी कि वो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसकी लिपि कैसी है? ब्राह्मी है। ब्राह्मी है। यह प्रथम सदी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध का है। इसमें कलिंग के प्रसिद्ध शासक खारवेल की राजनीतिक उपलब्धियों, लोक मंगल कार्यों का उल्लेख मिलता है। उसने मगध तक के छत्र जीत लिए थे। इस अभिलेख की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उसके प्रारंभिक 13 वर्ष के जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किया गया है। इसके बाद है नागनिका। नागनिका का नाना घाट गुहा अभिलेख। बोलिएगा, नागनिका का नाना घाट गुहा अभिलेख सातवाहन वंश के कई प्राप्त अभिलेखों में यह एक प्रमुख अभिलेख है। याद रखिएगा कि सातवाहन वंश के कई प्राप्त अभिलेखों में यह एक प्रमुख अभिलेख है। यह पूना के नाना घाट से मिला है। यह भी प्रथम सदी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध का है। यह भी ब्राह्मी लिपि में है। इसमें सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने विभिन्न यज्ञों का विवरण प्रस्तुत किया है या दिया है। इसमें सातवाहन कालीन दक्षिण भारत की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो याद रखिएगा, नागनिका का नाना घाट गुहा अभिलेख जो है उससे क्या क्या पता चलता है? तो सातवाहन वंश के जो राजा थे उनके काल का आपको राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है।